हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कुछ कंटेंट एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद में आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कोर्स अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फ़ीस देना पड़ेगी या फिर कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिस किसी पर भी आप टारगेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उसकी तैयारी एक वेल गाइडेड मैनर में कर सकें, स्मार्ट एफर्ट्स के साथ में कर सकें एंड कंफर्टेबली आप लोग अपना सिलेक्शन वगैरह ले सकें, अपनी सीट सिक्योर कर सकें एंड अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, समाज में आपका सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, आपका एक नाम हो एंड जिन पदों पर आप जाएं उन पर काम करते हुए देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें, आप लोगों का भी अपना एक योगदान हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी नोट पर हम भी अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रीएम्बल का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा पढ़कर ख़त्म किया था। प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने लास्ट सेशन में देखा था और उसी के साथ में हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना या हमारे प्रीएम्बल के टॉपिक को कंक्लूड कर दिया था। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसके साथ में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें अब हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारा जो देश है, इसकी जो सारी टेरिटरी है, इससे रिलेटेड जो भी वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह उसमें से बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन वगैरह करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी पूछे जाते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। आज का जो थीम रहने वाला है वो रहने वाला है यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत के संविधान में भारत की जो टेरिटरी है या पूरे जो इंडियन यूनियन या इंडियन फेडरेशन है, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला गया है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है और इससे रिलेटेड वेरियस जो जितनी भी बातचीत है वो सारा आज के सेशन में हम लोगों को करनी है। मज़ा आएगा काफ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल स्टडीज़, उसमें इंडियन पॉलिटी, टॉपिक अपना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है और उसमें आज का जो थीम रहने वाली है, आज के सेशन में जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा यूनियन ऑफ द स्टेट्स। चले देखते हैं इसे। हम लोगों ने इसके पहले के जो प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह देखे थे उसमें एक बात आई थी कि भारत ने अपने यहाँ जो व्यवस्था अपनाई है, जो पॉलिटी या फिर जो अपनी राज व्यवस्था अपनाई है, वो बेसिकली फेडरल व्यवस्था है। हम लोगों ने एक फेडरेशन जो होती है या जिस तरीके का फेडरल सिस्टम होता है गवर्नमेंट का या गवर्नेंस का, उसको हमने अडॉप्ट किया है और मोर और लेस ये हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिस तरीके का फेडरलिज्म चल रहा है या जिस तरीके का फेडरेशन की व्यवस्था वहाँ पर है, उसको हम लोगों ने अपने देश में उठाकर लागू किया है। ऑब्वियसली बात है कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में, मगर एक फेडरेशन की व्यवस्था हमने लागू की है या फिर हमने अपने देश को एक फेडरल स्टेट बनाया है। ये बात हम लोगों ने कर रखी थी। फेडरल स्टेट या फेडरेशन का मतलब क्या होता है, इसमें दो गवर्नमेंट्स होती हैं, एक आपकी केंद्र सरकार या एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। केंद्र सरकार की अपनी पावर्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी पावर्स होती हैं। जनरली केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के मैटर में एक लिमिट से ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के मैटर में एक लिमिट से ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते। दोनों के अपने अपनी पावर्स डिफाइंड है, अपने अपने स्फीयर्स में उनको काम करना है। इस तरीके की अलग अलग चीजें जो हैं फेडरेशन वगैरह में होती हैं, हमने इसके बारे में बातचीत करी थी। अब मजे की बात यह है कि भले ही हम लोगों ने हमारे देश में फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है या फिर हम लोगों ने एक तरीके का फेडरेशन जो है उस तरीके की व्यवस्था को अडॉप्ट किया है, मगर जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हैं भारत के संविधान का, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया को या फिर हिंदुस्तान को एक अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। उसमें बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पे निकल कर आती है। जो अपनी थीम है जिसका नाम है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यहां से जो अपन ने बातचीत करनी है वो पहली लाइन से शुरू होती है। किस तरह से आर्टिकल 1 भारत के संविधान का जब आप खोलेंगे प्रस्तावना के बाद पहली लाइन में आर्टिकल 1 जो लिखा हुआ है उसमें क्या बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जिसको हिंदुस्तान भी बोला जाता है वो क्या है, या फिर उसको आर्टिकल 1 कैसे डिस्क्राइब करता है, वो बोलता है कि ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि यहां पर फेडरेशन ऑफ स्टेट बोला गया। तो आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो पूरी की पूरी फेडरेशन की व्यवस्था अडॉप्ट करी है, तो कायदे से यहां पे होना क्या चाहिए था, बोलना चाहिए था कि इंडिया या भारत जो भी है ये फेडरेशन ऑफ स्टेट है, मगर आपने यहां पर एक नया खेल कर दिया। आपने क्या बोला है, आपने बोला है कि इंडिया दैट इज भारत ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। पर मजे की बात यह कि सारी व्यवस्था
व्यवस्था तो आपने फेडरेशन की उठाई है। अब सवाल उठता है कि जब सारी की सारी व्यवस्था फेडरेशन की ही उठाई है तो फिर इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट बोलने में आपको क्या तकलीफ थी, इसको आपने यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला है, उसका जवाब अपने को थोड़ा सा तलाशना पड़ेगा। ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 1 का, जिसमें ये लिखा गया है या फिर जिसने डिस्क्राइब किया है हिंदुस्तान को, जिसको भारत भी बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर, ये लिखने के पीछे की दो वजूहात हैं, दो कारण है। फेडरेशन ऑफ स्टेट ना बोलने के पीछे या यूनियन ऑफ स्टेट बोलने के पीछे दो कारण है, उन कारणों के बारे में बात करनी है। पहला तो जो भारत का नाम है वो एक रीजन है, और दूसरा भारत के देश में जिस तरीके की पॉलिटी या जिस तरीके की राज व्यवस्था स्थापित करनी है वो एक रीजन है। इनको थोड़ा सा समझते हैं। पहली चीज यहां पे आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में कि इंडिया दैट इज भारत, बाकी बात छोड़ो, यूनियन है या फेडरेशन उसको छोड़ो फिलहाल, इंडिया दैट इज भारत अभी फिलहाल इस पे फोकस करो। आर्टिकल 1 में आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते थे कि इंडिया, या फिर चाहते तो आप ये भी लिख सकते थे कि भारत। फिर ये क्या मजा आ रहा था कि आपको इंडिया दैट इज भारत आपने लिखा, उसकी वजह थोड़ा सा तलाशते हैं। पहली बात तो ये कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सवाल उठा कि ऑफिशियली इस देश का क्या नाम होना चाहिए, ऑफिशियली भारतवर्ष का क्या नाम रखा जाए, भारतवर्ष को क्या बोला जाए, हिंदुस्तान बोल दें, इंडिया बोल दें, भारत बोल दें, क्या नाम रखें इसका, तो ये इस पर्टिकुलर बात को लेकर किसी तरीके की एक राय या फिर एक मत नहीं बन रहा था, कोई यूनानिमिटी जो है वो बनकर तैयार नहीं हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में, कि भारत का ऑफिशियली नाम रखा जाए तो क्या रखा जाए। कुछ आपके जो मेंबर्स थे, कुछ आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो चाहते थे कि भारत का जो ट्रेडिशनल नाम है, जो आपका ट्रेडिशनल नाम है, जो भारत ही है, उसका वही नाम रखा जाए। कुछ लोग चाहते थे कि भारत का जो ये मॉडर्न नाम आजकल बड़ा फेमस हो गया है, जिसको इंडिया बोला जाता है, आप ये नाम रख लें। तो कुछ लोगों का ख्याल था कि हिंदुस्तान का नाम इंडिया होना चाहिए, ऑफिशियली बात कर रहा हूं, ऐसे आप जो बोलना चाहें दैट डज नॉट मैटर, मगर ऑफिशियली हिंदुस्तान का नाम इंडिया होना चाहिए। जो कुछ मेंबर्स थे वो ये चाहते थे। कुछ मेंबर्स ये चाहते थे कि इंडिया का जो नाम है वो ट्रेडिशनल जो पुराना नाम चल रहा है भारत या भारतवर्ष, वो रखना चाहिए। अब इस बात को लेकर लोग अड़ गए। इन्होंने बोला कि हम इंडिया रखेंगे, उन्होंने बोला कैसे रख दोगे, हम तो भारत रखेंगे। कुछ ने बोल दिया कि आप भारत रखेंगे, तो वो अड़ गए कि हम लोग कैसे रखेंगे भाई, हमको तो इंडिया रखना है। तो अब इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर जो है आपका डिबेट होने लगी। ये लगभग कुछ वैसी कहानी बन गई जैसे पंचायत आपकी जो सीरीज है उसका जो सीजन 1 है, उसके एक एपिसोड में पति पत्नी में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई थी कि जो लड़का है, बच्चा भी पैदा हुआ है, उसका नाम क्या रखना है। पत्नी बोल रही थी कि भाई बच्चे का नाम आत्मा राम रखा जाएगा, और पति बोल रहा था कि बच्चे का नाम आरव रखा जाएगा। तो आरव रखें कि आत्मा राम रखें, उसको लेकर जिस तरीके से उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था या एक आपस में जो है ठन गई थी, उसी तरीके से यहां पर इस बात को लेकर ठन गई कि भैया कुछ लोग बोल रहे हैं कि नाम जो है आपका ट्रेडिशनल वाला नाम जो चला आ रहा है हजारों सालों से भारत, वो रखो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो नया नाम है, मॉडर्न नेम है इंडिया, वो रखो। तो अल्टीमेटली फिर दोनों पक्षों को जो है आपका सेटिस्फाई कराने के लिए, दोनों पक्षों को जो है आपका संतुष्ट करने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया और यह बोला गया कि ना तुम्हारी दोनों के नाम रख लेते हैं, खत्म करो कहानी। तो फिर उन्होंने ये बोल दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि आपका जो भारत का नाम रखा जाएगा ऑफिशियली इंडिया या फिर भारतवर्ष को आप या फिर हिंदुस्तान को आप इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखिए, इंडिया दैट इज भारत। इसमें दोनों नाम आ गए। आप इंडिया लिखते तो ये जो भारत बोल रहे थे उनके पेट में दर्द था, और भारत लिखते तो फिर जो इंडिया नाम रखवाना चाहते थे उनके पेट में दर्द था। तो बीच का रास्ता निकाल दिया और यह बोला कि इंडिया दैट इज भारत। इस तरीके से हम लोग अपने देश को डिफाइन करते हैं कि भारत को भारत बोल लो तो भी ठीक है, भारत को इंडिया बोल लो तो भी ठीक है, दोनों जो है आपके ऑफिशियल नाम है। तो आर्टिकल 1 में ये पहला यूनियन की बात छोड़िए, अभी जो आपका जो ये प्रोविजन लिखा गया है आर्टिकल 1 में, जो लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, इस पर्टिकुलर प्रावधान या इस आर्टिकल को इसी तरह से लिखने के पीछे की दो वजूहत हैं। पहला क्या कि भारत के नाम को लेकर कोई एक राय नहीं बन रही थी, तो आपने इंडिया दैट इज भारत डाल दिया और जो भारत रखना चाहते थे उनको भी सेटिस्फाई कर दिया और जो इंडिया रखना चाहते थे उनको भी सेटिस्फाई कर दिया। तो अब जो दूसरा प्रोविजन है कि आपने फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं लिखा, आपने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों लिखा, इसके ऊपर हम लोग आते हैं। उसके पीछे की वजह यह थी कि देश में टाइप ऑफ पॉलिटी कैसी रखी जाए, इसको आप बड़ा क्लियर करना चाहते थे। देखते हैं इस बात को। ये दूसरा प्रोविजन है कि इंडिया दैट इज भारत, तो हमने ये देख लिया कि वो भारत और इंडिया दोनों भाई लोगों को सेटिस्फाई करना था, तो इसलिए ये नाम डाला गया। उसके आगे जो ये यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा गया, उसके पीछे की वजह क्या है, जबकि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको अपनाया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो व्यवस्था चलती थी वही आपने उठा के यहां डाल दी, और वहां पर जो व्यवस्था चलती थी उसको बोला जाता था फेडरेशन या फिर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। अब जब आपने अपने देश में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट डाला है, तो फिर इंडिया दैट इज भारत इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट ना बोलकर इंडिया दैट इज भारत
इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बोला गया? उसके पीछे की एक वजह है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यह बोला था कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह इसलिए लिया गया है, उसके पीछे दो कारण है। पहला तो ये, इंडियन फेडरेशन जो है अमेरिकन फेडरेशन की तरह इंडिया के अलग अलग राज्यों के बीच में एक एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। थोड़ा सा समझने वाली बात है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हुआ था कि पहले 13 कॉलोनीज हुआ करती थी। वो 13 की 13 कॉलोनीज ने बोला कि अंग्रेजों के खिलाफ अकेले तो लड़ नहीं पाएंगे, और अगर लड़के जीत भी गए तो अंग्रेज फिर से हमला करके हरा देंगे। तो एक काम करते हैं, इकट्ठे होकर लड़ते हैं, साथ में यूनाइटेड हो जाते हैं। तो ये जो अलग अलग आपकी कॉलोनीज थी इनको बोला जाता था स्टेट्स। अब जब ये सारी की सारी कॉलोनी साथ में इकट्ठी आ गई तो इन्होंने अपने आप को बोला यूनाइटेड स्टेट्स। इन लोगों के दिमाग में एक बात आ गई कि भैया साथ में रहेंगे और साथ में लड़ेंगे तो ज्यादा मजबूत देश बनेंगे, इंडिविजुअली अगर रहे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो सारे के सारे स्टेट्स थे, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम लोग एक कॉमन देश बना लेते हैं और वो फेडरेशन होगा और वो सारी चीजें होंगी। उसके बाद उन्होंने अपना संविधान लिखा, तो वहां से इस देश का नाम पड़ गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो देश कैसे अस्तित्व में आया था, जो अलग अलग आपकी कॉलोनीज थी या जो अलग अलग आपके स्टेट्स थे जो बाद में यूनाइटेड स्टेट्स के पार्ट बने, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और उसके नतीजे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका निकल कर आया। डॉक्टर अंबेडकर साहब ये बोलते हैं कि इंडियन फेडरेशन जो है इस तरीके से किसी एग्रीमेंट के नतीजे में निकल कर नहीं आया है। हिंदुस्तान पूरा का पूरा गुलाम था अंग्रेजों का, ऐसा तो था नहीं कि एक हिस्सा गुलाम है और दूसरा हिस्सा गुलाम नहीं है। और इसके अलावा अंग्रेज नहीं भी आए थे, उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान एक सिंगल कंट्री के तौर पर जो है एक्ट करता था। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि अलग अलग अंपायर यहां पे आके खड़े हुए हैं, सारी चीजें हैं, अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों ने राज किया, इसके अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग डायनेस्टीज का राज रहा या कब्जा रहा, वो सब ठीक है। मगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा देश जो है एक आपका सिंगल एंटिटी के तौर पर कल्चरली एक्ट करता था। बाद में आपका जब अंग्रेज वगैरह आए तो पूरे के पूरे देश के ऊपर उन्होंने राज किया और ये पूरे के पूरे देश ने इकट्ठे तौर पर जो है उनको यहां से खदेड़ कर आजादी ली है। तो ये नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, बस असम, बंगाल और उड़ीसा के लोग आके बैठे और उन्होंने साइन किया है और उन सबके साइन करने के बाद एक देश बना और उसका नाम आपने भारत रख दिया। भारत पहले से था। यहाँ पर अमेरिका जो है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो आपकी 13 कॉलोनीज के बीच में एग्रीमेंट के नतीजे में निकल कर आया। बाद में फिर उन्होंने और भी इलाके को कब्जा किया और वो बड़ा सा देश बना लिया। मगर अल्टीमेटली उस देश की शुरुआत कैसे हुई थी? एक एग्रीमेंट हुआ था 13 कॉलोनीज के बीच में और उसके नतीजे में यूनाइटेड स्टेट्स बना है। हिंदुस्तान में इस तरीके का अलग अलग राज्यों के बीच में कोई आपका लिखा पढ़ी नहीं हुई है, कोई आपके एग्रीमेंट नहीं हुए जिसके नतीजे में फिर भारतवर्ष निकल कर आया हो या भारत देश बना हो। भारत देश पहले से एग्जिस्ट करता था। हम लोगों ने यूनाइटेड तौर पर जो है अंग्रेजों को हटाया और हम लोगों ने यूनाइटेड तौर पर आजादी ली है। इंडिया आजाद होने के पहले भी था, इंडिया आजाद होने के बाद भी था। यह बात अमेरिका पे लागू नहीं होती है। अमेरिका पहले नहीं था, जब एग्रीमेंट हो गया उसके बाद में आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनकर आया है। उसके पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूएसए जैसी कोई चीज नहीं होती थी। मगर इंडिया आजादी के पहले भी इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया था या जो भी आप बोलना चाहें, और इंडिया आजादी के बाद भी इंडिया है या रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना है। तो यह बात जो है इसके चलते आपने यहां पे फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अमेरिकन फेडरेशन जो है एक एग्रीमेंट के नतीजे में निकल कर आया है और इंडियन फेडरेशन जो है वो किसी एग्रीमेंट के नतीजे में निकल कर नहीं आया। पहली चीज। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट था जिसके बेसिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो फ्रेज है वो इस्तेमाल किया है और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का इस्तेमाल नहीं किया है, उसकी वजह यह थी कि किसी भी राज्य को सिकीड करने का राइट नहीं है हमारे इंडियन फेडरेशन से, या फिर हमारा जो इंडियन फेडरेशन हमने बनाया है, जिसको हमने फेडरेशन बोला ही नहीं है, जिसको हमने यूनियन बोला है, इसमें से किसी भी राज्य को सिकीड करने का हक नहीं है। सिकीड का मतलब यह कि कल को आप उठ के बोल दो कि हमारा मन नहीं रह रहा भारत में रहने का, हम बाहर जा रहे हैं, खुद का एक नया देश बनाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। कल को यह नहीं है कि आपका कोई भी राज्य जो है वो खड़ा होकर ये बोल दे कि भैया हमको अलग होना है आपसे, ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका में ये टेक्निकली पॉसिबल है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ था, अब कोई कॉलोनी जो पुरानी कॉलोनी या पुराना स्टेट था वो खड़ा होकर बोल सकता है कि यार मैं एग्रीमेंट में नहीं रहना चाहता, मुझे जाना है बाहर, तो कानूनी तौर पे आप उसे रोक नहीं सकते हो। मगर इंडिया में क्योंकि इस तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कल को कोई खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि यार मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं अलग होना चाहता हूं। फलाना फलाना कोई एक स्टेट जो है उसका कोई बंदा या मुख्यमंत्री या कोई खड़ा होकर बोल रहा है कि मुझे अलग देश चाहिए, मुझे सीएम रहने में मजा नहीं आ रहा, मुझे पीएम बनना है, तो मैं एक नया देश बनाऊंगा। ऐसा नाटक हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। कोई भी राज्य जो है वो या फिर कोई भी आपका जो आपकी इंडिया हमारी जो फेडरेशन है, जैसे हमने फेडरेशन ना बोल के यूनियन बोला है, उससे अलग होने का राइट किसी के पास नहीं। कल को खड़े होकर बोल दो कि हमें मजा नहीं आ रहा तो हमें जो है अलग रहना, ये नहीं हो सकता। आप
इंडियन फेडरेशन से बाहर नहीं जा सकते। इंडियन फेडरेशन जो फेडरेशन ना कहला के एक यूनियन है, वो यूनियन इसीलिए है क्योंकि इनडिस्ट्रक्टिबल है। अमेरिकन फेडरेशन का डिस्ट्रक्टिबल है। अमेरिकन फेडरेशन की जो कॉलोनीज है, अगर वो अपने बीच में समझौता कर लेती हैं कि जो पुराना समझौता था जिसके तहत में हम लोग साथ आए, इसे तोड़ रहे हैं, अब हम लोग अलग अलग होते हैं, तो अमेरिकन फेडरेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अमेरिकन फेडरेशन जो है डिस्ट्रक्टिबल है। मगर इंडिया ने इसको यूनियन इसीलिए बोला है क्योंकि आप इसे तोड़ नहीं सकते, आप इसका डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जो इसका दूसरा मतलब यह बनता है कि आपकी जो पूरी की पूरी कंट्री है वो एक है, अपने आप में एक कंट्री है। और जो आपने अलग अलग स्टेट्स बनाए हैं, ये सारे के सारे स्टेट सिर्फ इसलिए बनाए ताकि प्रशासन चलाने में आसानी रहे। अगर आप ऐसे देखोगे तो पूरा का पूरा देश अपने आप में एक है, इसमें कोई अलग से ये नहीं है कि कोई एक कॉलोनी है तो उसको अलग होने का राइट है, या दूसरी कॉलोनी जो है उसके पास में भी ये राइट है। एक को आपने अलग तरीके से ट्रीट कर दिया, एक को आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये सब नहीं हो सकता यहां पे। अमेरिका में ये चीज पॉसिबल है, वो चाहे तो अब जब चाहे वो छोड़ के जा सकते हैं। टेक्सास में इनफैक्ट ये बात उठी भी थी, वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग एक बार रेफरेंडम कराएंगे और ये देखेंगे कि अब हमें यूनाइटेड स्टेट्स में रहना है कि नहीं रहना। अब वो हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है, मगर वो चीज अगर वो करवाने पर आ गए तो फिर कोई इनको रोक नहीं पाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लगा के या गन लगा के वो रोक सकते हो, माथे पे गन रख दो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर अगर वो करना चाहें तो लीगली वो कर सकते हैं। हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपने ये बोला कि इंडिया का फेडरेशन किसी एग्रीमेंट के नतीजे में नहीं आया, और क्योंकि कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है तो कल को कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे मजा नहीं आ रहा तो मैं एग्रीमेंट तोड़कर जा रहा हूं। हिंदुस्तान का फेडरेशन ना बोल के यूनियन बोला ही इसलिए गया है क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। पूरा का पूरा देश आपस में, पूरा का पूरा देश एक है, इंटीग्रल है, और इसको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज या इस तरीके की उसमें डिवाइड किया गया है। तो उसके पीछे की वजह सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस है, प्रशासन आसानी से चलाया जा सके और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों का ठीक ठीक तरीके से विकास किया जा सके, बस इतनी सी बात है। यह नहीं है कि किसी राज्य की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होगी तो कल को छोड़ के भाग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मगर यह चीज अमेरिका में हो सकती है, इसलिए इसको हम लोगों ने फेडरेशन ना बोल के यूनियन ऑफ द स्टेट बोला है। अब फिर से हम लोग पूरा देख लेते हैं। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। यानी अब ये इंडिया दैट इज भारत लिखने की वजह, दोनों तरफ के लड़कों को आपने सेटिस्फाई करना था। इंडिया वालों को भी सेटिस्फाई कर दिया, भारत वालों को भी कर दिया। तो ऑफिशियली भारत के दो नाम हैं, जो बोलना चाहो वो बोलो, डजंट मैटर, बात एक ही पड़ती है। इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बोला गया है डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। तो पहले आर्टिकल में इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट बोलने के पीछे की ये सारी की सारी अपनी कहानी निकल कर आती है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आर्टिकल 1 है, इसमें ये जो इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, इसमें और भी काफ़ी सारी बातें हैं। इसमें आपकी जो हिंदुस्तान की जो टेरिटरी है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मतलब आज की तारीख में भारतवर्ष में जितनी टेरिटरी है, जितना इलाका है, जितना क्षेत्र है हमारा, या हिंदी में जिसको क्षेत्रफल बोलते हैं, जितना हमारा क्षेत्रफल है, इसको भैया 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपकी टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यानी कि उतना क्षेत्र जो आपके राज्यों के पास में है। दूसरा आती है यूनियन टेरिटरीज जिनको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, और तीसरा उनके पास जो टेरिटरीज है वो, और तीसरी टेरिटरीज वो होती हैं टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। यानी कि इसके अलावा अगर भारत सरकार किसी और जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में लेती है, उसको अपने आधिपत्य में लेती है, तो वो भी जो है फिर यूनियन ऑफ इंडिया की टेरिटरी में गिनी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत की टेरिटरी जो है उसको आर्टिकल 1 के अनुसार 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला उतना क्षेत्रफल या उतनी टेरिटरी जो आपके राज्यों के पास में है। दूसरा उतना क्षेत्रफल या उतनी टेरिटरी जो आपकी यूनियन टेरिटरीज के पास में। और इसके अलावा अगर भारत सरकार ने किसी और जमीन पर जाके कब्जा कर लिया, उस किसी और जमीन को जो है अपने आधिपत्य में ले लिया, किसी और जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, तो वो जमीन भी जो है फिर आपकी यूनियन ऑफ इंडिया की टेरिटरी में गिनी जाती है। इसको याद रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। The name of the states and the union territories and their territorial extent are mentioned in the first schedule of the constitution। अब कितने आपके देश में राज्य हैं, उनके क्या नाम हैं, इसके अलावा कितनी आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके क्या नाम है, एंड किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है, किस राज्य की कितनी टेरिटोरियल एक्सटेंट है, किस आपके यूनियन टेरिटरी की कितनी टेरिटोरियल एक्सटेंट है, ये सारी की सारी बातें आपका फर्स्ट शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें मेंशन किया गया। फर्स्ट शेड्यूल बेसिकली एक लिस्ट है, उसका मैंने कुछ हिस्सा भी यहां पे लगाया, आप देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में अब एक तरफ आपके सारे राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, दूसरा उसमें फिर कितना जो टेरिटरी वगैरह है उसमें कितना क्षेत्रफल है वो लिखा हुआ है। इस तरीके से आपकी बात इस तरीके से जो चीजें वगैरह उसमें मेंशन की जाती हैं। तो एक तरीके की लिस्ट है जिसमें आपके सारे राज्यों के नाम है, सारी यूनियन टेरिटरी के नाम है, और किसकी कितनी टेरिटरी है, किसकी कितने राज्यों से सीमा वगैरह लगती है वगैरह वगैरह, किस और टेरिटोरी वाइज किसकी क्या रैंकिंग वगैरह, ये सब कुछ लिखा गया। ठीक है जी। तो इसको याद रखना है कि जो भी आपके राज्यों के नाम है, यूनियन टेरिटरीज के नाम है, ऑफिशियल नामों की बात कर रहा हूं, और उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है
वो सब कुछ कहां पर मेंशन्ड है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सवाल पूछा गया है, इसलिए अपने को याद रखना है, ये सारी की सारी चीजें फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। आज की तारीख में भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, इंडिया में 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसका मतलब ये हुआ आज की तारीख में जो अपनी ये फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें 28 राज्यों के ऑफिशियल नाम लिखे हुए हैं, हर एक राज्य का कितना टेरिटोरियल एक्सटेंट है और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो दी हुई है, और जो 9 आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं इनके नाम लिखे हुए हैं और इन यूनियन टेरिटरीज का कितना एरिया है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू द स्टेट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स इन द सेम मैनर। मतलब यह कि भारत के संविधान के जितने भी प्रोविजंस हैं जिनका राज्यों से लेना देना है, भारत के संविधान के वो प्रोविजंस जो भारत के राज्यों पे या भारत के स्टेट्स पर लागू होते हैं, वो सारे के सारे राज्यों पे जस के तस लागू होते हैं और उसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। एक आप कह सकते थे कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट था वो एक एक्सेप्शन हुआ करता था, मगर वो भी खत्म है 2019 के बाद से। तो आज की तारीख में भारत के राज्य जितने भी हैं उन सारे राज्यों को इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रावधान वगैरह हैं, वो सारे के सारे प्रावधान एग्जैक्टली एक ही तरीके से सारे राज्यों पे लागू होते हैं। किसी के साथ में कोई आप ये नहीं कह सकते कि डिस्क्रिमिनेशन है या किसी को फायदा है या किसी को नुकसान है। अगर एक प्रावधान बना है भारत के राज्यों को लेकर, तो वो तमिलनाडु पर भी वैसे ही लागू होगा जैसे वो उत्तर प्रदेश पर होता है, और राजस्थान पर भी वैसे ही लागू होगा जैसे गुजरात या असम में होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज समथिंग टू डू विद द स्टेट, दे अप्लाई इक्वली टू ऑल द स्टेट्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। चलें आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहां पर एक बात है जिसका अपने को ध्यान रखना है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसके लिए कुछ पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोविजंस वगैरह किए गए। उन स्टेट्स को लेकर जो भी स्पेशल प्रोविजंस वगैरह किए गए हैं वो आर्टिकल आपके संविधान के पार्ट 21 में जो है उनका जिक्र आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग लेट से बात कर लेते हैं आपके किसी एक पर्टिकुलर राज्य की, आप उस राज्य को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस वगैरह हैं वो दूसरे राज्यों में जैसे लागू हो रहा है वैसे के वैसे उस राज्य में भी लागू होंगे। मगर सपोज कर लीजिए कि उस राज्य के कुछ इलाके में आपका लेट्स से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं, या फिर कुछ आपका वहां पे स्पेशल तरीके के जंगल हैं, या फिर कुछ स्पेशल तरीके की वहां की कुछ जनजातियां जिनके कस्टम्स वगैरह अलग है, जिनके लिए आपको कुछ अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि उस तरीके की चीज पूरे देश में कहीं पर पाई नहीं जाती। तो उनके लिए अगर आपने कुछ स्पेशल प्रोविजंस वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में किए हैं तो उसका जिक्र आपको देखने को मिलता है पार्ट 21 में, याद रखिएगा। तो कुछ राज्यों के लिए कुछ कुछ जगहों पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस वगैरह किए गए हैं, वो सारे प्रोविजंस वगैरह आपको पार्ट 21 में देखने के लिए मिलते हैं। और वो कौन कौन से राज्य हैं जिनके लिए कुछ बातों के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए? महाराष्ट्र के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, गुजरात के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटका, इनके लिए कुछ आपके स्पेशल प्रोविजंस वगैरह कुछ कुछ विषयों में या कुछ रिस्पेक्ट्स में किए गए। तो वो जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो इन राज्यों के रिस्पेक्ट में जनरल प्रोविजंस वगैरह को ओवरराइड करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। जैसे कि अगर इन राज्यों में लेट्स से अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों के लिए आपने कुछ प्रोविजन वगैरह किए। अब बाकी सारी चीजें जो है स्टेट के प्रोविजंस वो अरुणाचल प्रदेश में जस के तस लागू होंगे, मगर आदिवासियों के रिस्पेक्ट में हो सकता है वो चीज लागू ना हो, तो वो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि उसका पहले से जिक्र जो है पार्ट 21 में किया जा चुका है कि कुछ आपके स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ कुछ स्टेट्स के रिस्पेक्ट में, वो आपके पार्ट 21 में मेंशन्ड है, स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। Further, the 5th and the 6th schedule contains separate provision with respect to the administration of scheduled areas and tribal areas within the states. इसके अलावा आपकी जो 5th schedule और 6th schedule है constitution की, ये सवाल भी पूछा गया है, 5th schedule और 6th schedule जो है constitution की, इसमें अगर आपके राज्यों में कहीं पर कुछ ट्राइबल एरियाज वगैरह हैं तो या शेड्यूल एरियाज वगैरह हैं तो उनका किस तरीके से आपने एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाना है उसका जिक्र वगैरह जो है आपको 5th और 6th शेड्यूल में देखने के लिए मिलता है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नागालैंड, असम, मणिपुर वगैरह बाकी सारे राज्यों में कुछ पर्टिकुलर स्पेशल प्रोविजंस वगैरह किए गए हैं, और उन स्पेशल प्रोविजंस वगैरह उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। उन स्पेशल प्रोविजंस वगैरह का अगर मैटर आएगा तो उसमें फिर जनरल प्रोविजंस वगैरह को ओवरराइड कर दिया जाता है और वहां पर उनको स्पेशली अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके राज्यों में कहीं पर कोई शेड्यूल्ड एरियाज हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह रहती हैं तो उनके साथ में कैसे डील करना है या उसके रिलेटेड अगर कुछ स्पेशल प्रोविजंस वगैरह हैं तो वो सारे के सारे प्रोविजंस आपके 5th और 6th शेड्यूल में किए गए हैं। तो ये सवाल पूछा गया है कि 5वें और 6ठे शेड्यूल में आपको क्या देखने के लिए मिलता है। तो याद रखिएगा स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज या शेड्यूल्ड एरियाज को लेकर जो भी स्पेशल प्रोविजंस वगैरह किए गए हैं वो आपको 5th और 6th शेड्यूल में देखने के लिए मिलते हैं।
अब यहां पर ये जो शब्द है हिंदुस्तान की टेरिटरी ऑफ इंडिया जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये आपकी यूनियन ऑफ इंडिया जो शब्द है उससे ज्यादा बड़ा मतलब रखता है, या इसका अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो इसका जो गैमेट है, इसका जो डोमेन है वो यूनियन ऑफ इंडिया की गैमेट या यूनियन ऑफ इंडिया के डोमेन से ज्यादा है। यूनियन ऑफ इंडिया जो है इसमें सिर्फ उतना ही एरिया आता है जो आपके स्टेट्स वगैरह में है या जो आपकी यूनियन टेरिटरीज वगैरह में है। मगर जब आप टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं तो स्टेट्स में जितना एरिया है वो भी आ जाता है, यूनियन टेरिटरीज में जो एरिया है वो भी आ जाता है, और अगर आगे नियर फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी और एरिया को अगर एक्वायर करती है तो वो सारा का सारा एरिया भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भैया यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या फर्क है, तो याद रखिएगा यूनियन ऑफ इंडिया की जब भी बात होती है तो यूनियन ऑफ इंडिया में भारत के जितने भी राज्य हैं उन सबका एरिया आ जाता है, और जितनी भी आपकी यूनियन टेरिटरीज है उन सबका एरिया आ जाता है यूनियन ऑफ इंडिया में। मगर जब हम लोग ये बोलते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आ जाता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में भारत में जितने राज्य हैं उसका भी एरिया आ जाएगा, जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उसका भी एरिया आ जाएगा, और इसके अलावा अगर भारत सरकार ने इन फ्यूचर कोई और एरिया वगैरह अगर अपने आधिपत्य में लिया, देश में अगर उसको शामिल किया, तो वो सारा का सारा एरिया भी जो है आपका जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, कल को अगर हम लोग पाकिस्तान पे चढ़ गए और हमने उनका जो इलाका वगैरह अगर कुछ कब्जा कर लिया, लेट्स से पाकिस्तान का पंजाब जो है हमने अपने कैप्चर कर लिया, तो पंजाब का जो ये एरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैप्चर करेगी पाकिस्तान से, वो किस में गिना जाएगा, वो आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया में गिना जाएगा। ठीक है जी, तो याद रखना है टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो एरिया है वो यूनियन ऑफ इंडिया में जो एरिया है उससे ज्यादा है। ये सवाल पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है इस बात पे अपने को। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन द स्टेट्स। अब आपके जितने भी स्टेट्स वगैरह हैं वो आपके इस फेडरल सिस्टम का, ये जो फेडरल व्यवस्था हमने अपनाई है, जिसको हमने फेडरेशन नहीं बोला अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका ये बराबर का पार्ट है, और ये सेंटर के साथ में पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंजॉय करते हैं। फेडरेशन के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ रखा था कि फेडरेशन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग पावर्स हैं। तो वही बात यहां पे लिखी गई है कि आपके जो स्टेट्स हैं वो आपकी इंडियन फेडरेशन के मेंबर्स हैं, और जो आपका संविधान ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उस पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को एंजॉय करते हैं। उनको जितनी भी अपनी पावर्स वगैरह मिली हुई हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स उन सारी पावर्स को अपने अपने स्टेट्स में एंजॉय करती हैं, और सेंटर को जो पावर मिली है वो अपने डोमेन में उसको एंजॉय करता है। यूनियन टेरिटरीज वगैरह जो है ये यूनियन टेरिटरीज हो गई, और इसके अलावा अगर भारत सरकार ने कभी कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली तो वो सारा का सारा इलाका फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी एरिया या फिर अपनी अपनी टेरिटरी को गवर्न करती हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करती है, और इसके अलावा कल को अगर कोई और जमीन उठा ली हमने अपने देश में मिला ली तो उसको भी जो है फिर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है। ये अपने को ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो बात आ रही है कि इंडिया की गवर्नमेंट अगर कुछ टेरिटरी को एक्वायर करती है तो फिर उसको हम लोग टेरिटरी ऑफ इंडिया में गिनते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं गिनते। सवाल ये उठेगा कि भाई आखिर इंडिया जो है वो टेरिटरी एक्वायर कैसे कर सकता है, भारत की सरकार कोई टेरिटरी या फिर जो इलाका या क्षेत्र जो हमारा नहीं है उसे कैसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकता है, अपने आधिपत्य में ले सकता है। तो क्योंकि भारत एक सोवरेन स्टेट है, सोवरेन स्टेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेट जो अपने फैसले खुद करता है, जो किसी और से डिक्टेशन नहीं लेता, किसी और आदेश नहीं मानता, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैसले करता है। तो क्योंकि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, और तो आपका इंटरनेशनल लॉ में सोवरेन स्टेट जो है वो फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं, और उसको एक्वायर करने के 4 तरीके हैं। याद रखिएगा, इंटरनेशनल लॉ में 4 तरीके माने गए हैं जिसके तहत आप आपकी जो टेरिटरी वगैरह है किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हो। पहला है सेसेशन। सेसेशन का मतलब यह है कि आप किसी दूसरे देश के साथ में कोई ट्रीटी वगैरह कर लो, और वो ट्रीटी के तहत में वो देश जो है आपके जो भी जमीन वगैरह कुछ है आपको दे दे। दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी दूसरे देश से जमीन खरीद लो, ठीक है जी। तीसरा ये हो सकता है कोई आपको गिफ्ट कर दे। चौथा कोई आपको जमीन लीज पर दे दे। ये हो सकता है कि आप जितना इलाका आपको देने की बात चल रही है उतने इलाकों में रहने वाले लोगों से जनमत संग्रह करवा ले कि ये जमीन आपका इंडिया को देनी है या नहीं देनी, और उन लोगों ने, उनकी जो मेजोरिटी वहां के रहने वाले लोगों ने वोट कर दिया है कि देना है, तो और उसके बाद में फिर उसने अगर आपको दे दी है, तो इस तरीके से जो है अगर कोई टेरिटरी इंडिया एक्वायर करता है तो उसको बोलेंगे सेसेशन के थ्रू।
ट्रीटी के तहत आपकी टेरिटरी वगैरह एक्वायर की जाती हैं। जैसे सिक्किम के साथ में पहले हम लोगों ने ट्रीटी वगैरह करी थी कि उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी थी, बाद में फिर उन्होंने हमारे यहाँ मिलने के लिए जनमत संग्रह किया और प्लेबिसाइट के तहत जो है वो आके हमारा हिस्सा बन गए। आप परचेज के तहत जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया से अलास्का का जो इलाका है वो खरीदा था पैसे देकर। इसी तरीके से अभी जो ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुछ इलाका है जो फिलहाल कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान के कंट्रोल में है, उन्होंने उसमें से कुछ हिस्सा जो है चाइना को गिफ्ट कर दिया था, सक्शगाम वैली वगैरह बोला जाता है। बाद में खैर जब लेना है तो वो भी हम उससे वापस लेंगे, बट द पॉइंट इज कि उन्होंने जैसे वो गिफ्ट कर दिया था तो ऐसे गिफ्ट किया जा सकता है। अब कई लोग क्या करते हैं, अपना जो टेरिटरी है वो लीज पर दे देते हैं। लीज पर देने का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपका श्रीलंका है तो उसमें एक हम्बन टोटा करके पोर्ट है। अब वो पोर्ट जो है चाइना ने 99 साल की लीज पर ले लिया, 99 साल तक के लिए वो जमीन जो है उसकी हो गई। तो इसमें से किसी भी तरीके से जो है अगर आप जमीन लेते हो किसी दूसरे देश की एक्वायर करते हो उसको सेसेशन बोला जाता है, ठीक है जी। दूसरा हो सकता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब यह है कि अगर कोई जमीन पड़ी हुई है कहीं पर और कोई उसके ऊपर क्लेम नहीं करता, कोई ये नहीं बोलता कि वो हमारी है, तो और आपने जाके उसके ऊपर अपना झंडा गाड़ दिया, बोला कि आज से ये हमारी है, तो फिर इसको जो है ऑक्यूपेशन बोला जाता है। हिथरतो अनऑक्यूपाइड बाय रिकॉग्नाइज्ड रूलर, यानी कि अगर कोई जमीन है जिसके ऊपर किसी के कब्जे को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई ये तो उस इलाके पे जाके अगर आपने उसे ऑक्यूपाई कर लिया तो उसको ऑक्यूपेशन बोला जाता है। तीसरा होता है कंक्वेस्ट या सब्जुगेशन। आप अल्टीमेटली अगर मिलिट्री कंक्वेस्ट करते हो या किसी भी अगर आप हमला करते हो या फिर किसी को हरा कर उसकी जमीन अगर आप ले लेते हो तो ये भी जो है एक तरीका है जिसके तहत आप टेरिटरी एक्वायर कर सकते हो। अब इंडिया ने जो है कई सारे तरीकों से देश आजाद होने के बाद में आपकी अपना काफी सारे इलाके जो है अपने देश में मिलाए हैं या फिर काफी सारी जमीन को एक्वायर किया है। जैसे कि दादरा और नागर हवेली हो गया, इसको गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, पुडुचेरी हो गया और सिक्किम हो गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद से ये सारे के सारे इलाके एक एक करके जो है हम लोगों ने अपने देश में शामिल किए हैं। इनको पहले हमने एक्वायर किया था इन टेरिटरीज को, बाद में फिर हम लोगों ने इसको अपने देश का ऑफिशियली पार्ट बना लिया। तो पहले ये टेरिटरी ऑफ इंडिया बने और बाद में फिर ये यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन गए थे। एक्विजिशन ऑफ द टेरिटरीज आर डिस्कस्ड एज लेटर इन द चैप्टर। अब वही बात है कि अब एक्विजिशन वगैरह कैसे होता है, किस तरह से आप जमीन वगैरह को एक्वायर कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल में और हम लोग इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बातचीत वगैरह हम लोग करेंगे। मगर इतना अपने को ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी जो आपकी टेरिटरीज वगैरह हैं हिंदुस्तान का संविधान लागू होने के बाद में हमने इनको अपने देश का हिस्सा बनाया है। पहले इनको एक्वायर किया था, टेरिटरी ऑफ इंडिया बनाया था, उसके बाद में इसको फिर हम लोगों ने अपना यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया। और इंटरनेशनल लॉ के अनुसार 3 तरीके से आप किसी भी इलाके को आप एक्वायर कर सकते हो। सिसेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, कंक्वेस्ट या सब्जुगेशन वगैरह। अब सिसेशन वगैरह ये जो ट्रीटी, परचेज, गिफ्ट वगैरह का सारा तरीका है, इसमें से हम लोगों ने सिक्किम को अपना पार्ट बनाया था, पुडुचेरी वगैरह को भी हमने अपना पार्ट बनाया है। ऑक्यूपेशन वगैरह कह लें या कंक्वेस्ट या सब्जुगेशन कर लें, इसके तहत हमने हमला करके गोवा से जो है पुर्तगालियों को लात मार के निकाला था और उसके बाद में फिर हम लोगों ने इस इलाके को भी जो है अपने देश का हिस्सा बनाया था, इसको अपने क्षेत्र में मिलाया था। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 जो है भारत की पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, भारत की पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि अगर वो चाहें तो यूनियन ऑफ इंडिया में नए राज्यों को या नए स्टेट्स को या तो एडमिट कर सकते हैं या फिर नए स्टेट्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं उन शर्तों के ऊपर या उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो इंडियन पार्लियामेंट को सही लगती हैं। बड़ा ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 2 जो है वो भारत की पार्लियामेंट को क्या करने के लिए एम्पावर करता है, टू admit into the Union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। आर्टिकल 2 ये बोलता है कि भारत की पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि अगर वो चाहे तो यूनियन ऑफ इंडिया में एक नए स्टेट को एडमिट कर सकते हैं जो पहले से इसका पार्ट नहीं है, या फिर एक नए स्टेट को बनाकर उसमें एडमिट कर सकते हैं उन शर्तों के ऊपर जो उनको ठीक लगता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर लाइन के तहत जिसमें यह बोला गया है आर्टिकल 2 में, एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। इसमें 2 बातें जो हैं या 2 पावर्स आपकी भारत की पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 देता है। पहला यह कि अगर आप चाहो तो यूनियन ऑफ इंडिया में किसी नए राज्य को एडमिट कर सकते हो। इसका एग्जांपल लेते हैं। कल को अगर भूटान ने आके ये बोला कि हमें भैया अपना पार्ट बना लो, तो भूटान पहले से एक देश है या फिर एक स्टेट के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब वो पूरा का पूरा अगर आके हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए बोला है और हमने फिर अल्टीमेट तो फिर उसको शामिल करने की जो पावर या अथॉरिटी है वो किसके पास है, भारत की पार्लियामेंट के पास में। तो पहले
पहले से अगर कोई बना बनाया स्टेट है उसको आप अगर एडमिट करना चाहते हो तो वो करने की पावर आर्टिकल 2 भारत के संविधान को, भारत के संविधान के तहत, भारत का संविधान जो है पार्लियामेंट को देता है। दूसरा, पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। फिर से भूटान का एग्जांपल लेते हैं। भूटान वाले अगर बोलते हैं कि हमारे देश का इतना इतना हिस्सा जो है अब अपने देश में मिला लो, किसी भी वजह से हमसे संभल नहीं रहा है, जो भी वजह है, चाइना का खतरा है, कोई भी रीजन है, उन्होंने बोला इतना इतना हिस्सा हम आपको दे रहे हैं, आप जाके अपने देश में मिला लो। अब भूटान का वो उतना उतना हिस्सा कटकर जब अलग होगा तो वो अपने आप में कोई स्टेट पहले तो था नहीं, वो तो भूटान का पार्ट था, मगर क्योंकि वो इतना इतना हिस्सा अलग हो गया तो हमको उसको कोई नया स्टेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसको शामिल कर सकते हैं। तो उसको उतना उतना जो अलग हिस्सा अगर भूटान वालों ने बोल दिया कि आप शामिल कर लो, तो उसको पहले कोई हमने एक नया नाम वाम दिया और उसके बाद बोला कि आज से ये जो है हमारा पार्ट है। तो अगर कोई स्टेट जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था उसको पहले बनाया, उसके बाद शामिल करवाया, उसकी भी पावर जो है आपको आर्टिकल 2 के तहत में मिलती है। तो याद रखना है इस बात को, पहले से अगर कोई ऐसी टेरिटरी या ऐसा क्षेत्र जो अभी एग्जिस्टिंग यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, जो भारत का हिस्सा नहीं है, और अगर वो आके हमसे बोले या फिर अगर हम उसको अपने कि हमें आप में मिलना है, या फिर अगर हम उसको अपने देश का पार्ट बनाना चाहें, तो उसका करने की पावर आर्टिकल 2 से आती है। और वो पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में। जस का तस अगर वो हमारे यहां शामिल होना चाहता है तो वो भी करवाया जा सकता है, और अगर उसके किसी हिस्से को, अगर उसके कुछ हिस्से टुकड़े करके नए स्टेट्स बना के हम शामिल करवाना चाहते हैं उसे, तो वो भी हो सकता है। दोनों चीजें करने की पावर आपके पास में कहां से आती है? आर्टिकल 2 के तहत आती है। कल को अगर आके आपने लेट से पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला करके अगर उसको उस पर कब्जा कर लिया, तो चाहो तो पूरे के पूरे, और अगर उसके बाद हमने बोला कि अब हम पूरे के पूरे पाकिस्तान को अपने देश में मिलाएंगे, तो उसके लिए अब चाहो तो उसको जस का तस आप शामिल कर लो जैसा वो था, पूरे पाकिस्तान को एक स्टेट मानकर। या फिर आप बोलो कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है इसमें, अब आपने बोला कि इसका जो पंजाब का इलाका है, पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो एक अलग स्टेट होगा, इसका जो सिंध का इलाका है वो एक अलग स्टेट होगा, इसका जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वो एक अलग स्टेट होगा, और इसका जो बलोचिस्तान है वो एक अलग स्टेट होगा। आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान को तोड़ के 4 स्टेट बना दिए, और उसके बाद अगर आप उसको चाहो तो अपने देश में शामिल कर सकते हो। तो दोनों तरीके से अगर आप करना चाहो तो ये करने की पावर कैसे आती है? आर्टिकल 2 के तहत आती है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, मगर ऐसा होता है नहीं होता वो राम जाने, वो एक अलग बात है, मगर सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि कल को अगर भूटान ने आके बोला कि हमें शामिल कर लो, तो उसको अब शामिल करना है जस का तस, तो वो करने की पावर भी जो है आर्टिकल 2 के तहत संसद के पास में है। तो आप उसमें उसको इंडियन यूनियन में जस का तस शामिल कर सकते हो सकता है उसको स्टेट बना दोगे और उसको भूटान नाम से ही रखोगे। कल को अगर उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमें एक काम करो कि 2 हिस्से करके रख लो, या फिर हमारा इतना इतना हिस्सा अपने में मिला लो, तो उतना उतना 2 हिस्से करके आपने बेसिकली 2 राज्य बनाए, उसके बाद शामिल कर लिया। या फिर आपने उसका जितना हिस्सा वो देना चाह रहा है उतने हिस्से को आपने एक नया राज्य बनाया, उसके बाद शामिल कर लिया, ये हो सकता है। या कल को उठा के पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेगा, लड़ाई झगड़े हो गए, पूरा पाकिस्तान कब्जे में ले लिया, तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो और हमने ये मूड बना लिया कि अब इसको फिर से हमें हिंदुस्तान में मिलाना है, 1947 की गलती ठीक करेंगे, तो उसके चलते अब आप ये कर सकते हैं, या तो पूरा का पूरा पाकिस्तान उठा के शामिल कर लो हिंदुस्तान में एक स्टेट के तौर पे, ये भी हो सकता है आर्टिकल 2 के तहत। या फिर आप चाहो तो उसके 4, 5, 10, 15 जितने भी आप टुकड़े करना चाहते हैं, जितने भी आप स्टेट बनाना चाहते हैं उसमें से वो बनाकर भी आप शामिल कर सकते हैं। अब सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा होगा कि नहीं होगा उससे मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर आर्टिकल 2 ये सारी की सारी पावर्स वगैरह भारत की संसद को, भारत की पार्लियामेंट को देता है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो जो बात मैंने आपको समझाई बस वही यहां पे लिखा हुआ है। द फर्स्ट रिफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। फिर से देख लेते हैं ऐसे क्या लिखा हुआ है? द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, यानी कि आर्टिकल 2 के तहत में जो आपको 2 पावर दी गई हैं पार्लियामेंट को, उसमें पहले वाली पावर क्या करती है? वो ये बोलती है कि पहले से अगर कोई अगर स्टेट एग्जिस्टेंस में है, आप उसे मिलाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और सेकंड वाला, व्हाइल द सेकंड रिफर्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स व्हिच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस। अब अगर पहले से कोई स्टेट के रूप में अगर एग्जिस्ट नहीं करता, तो द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स आपको ये पावर देती है कि उसको नए स्टेट के रूप में बनाकर जो है आप अपने देश में मिला सकते हो। अब यहां पर एक बात जो है वो जो अपने को ध्यान रखनी है वो यह है कि आर्टिकल 2 जो है इट रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब यह कि आप आर्टिकल 2 के तहत में एक जस का तस पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट को आप हिंदुस्तान में मिला रहे हो, या एक आप नया स्टेट बना के हिंदुस्तान में मिला रहे हो, ये सारा का सारा काम आप उस टेरिटरी के साथ में या उस क्षेत्र के साथ में या उन स्टेट्स के साथ में कर रहे हो, या उनके साथ में कर सकते हो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल कर जो पहले से ऑफिशियली
हिंदुस्तान के या इंडिया के यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। अब जैसे मैंने भूटान का एग्जांपल दिया, पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, कल को बांग्लादेश या श्रीलंका अगर आके मिलना चाहे, ऑफिशियली ये सारा इलाका आज की तारीख में भारत के संविधान के अनुसार हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। अगर ये ऐसा कोई इलाका जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, आप उसको मिलाना चाहते हो, चाहे जसका तस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप उठा के मिला रहे हो, या फिर आप उसका अगर आप एक नया स्टेट बना के उसको मिला रहे हो, ये सारी की सारी बातें किसके लिए हो रही हैं? उस क्षेत्र के लिए हो रही हैं, उस टेरिटरी के लिए हो रही हैं जो इंडिया का ऑफिशियली यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। इसकी जगह इसके बाद जो आपका तीसरा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 3, इट रिलेट्स टू द फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अब अगर आप ये बोलो कि भारत में जो पहले से राज्य मौजूद हैं, आप उनमें कोई तरीके का चेंज करना चाहते हो, तो वो चेंज करने की पावर फिर आपके पास में आर्टिकल 3 के तहत में आती है। तो अगर आपसे ये या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि आर्टिकल 3 जो है वो डील करता है विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट, और आपका जो आर्टिकल 2 है वो आपके एक्सटर्नल एडजस्टमेंट या एक्सटर्नल एडमिशन की बात करता है। मतलब यह कि भारत में पहले से जो आपका राज्य मौजूद हैं उनमें अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश था, अब आंध्र प्रदेश को तोड़ के आपने 2 राज्य बनाए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वो करने की पावर आपको कहां से आती है? वो आती है आर्टिकल नंबर 3 से। भारत की संसद को आर्टिकल नंबर 3 ये पावर देता है कि भारत में पहले से जो राज्य मौजूद हैं और जो यूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं उसमें अगर कोई छेड़खानी करनी है, उसमें कोई बदलाव करना है, कोई नया राज्य बनाना है, इस तरीके की कोई भी चीज करनी है, किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाना है, वो सब आप कर सकते हो, आपके पास में वो ताकत है, मगर वो आप आर्टिकल 3 के तहत में करोगे। वो इंटरनल एडजस्टमेंट कहलाता है, क्योंकि आप अलग से कोई नई टेरिटरी हिंदुस्तान में नहीं शामिल कर रहे, आप पहले से जो आपके पास मौजूद टेरिटरी है उसमें बदलाव कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को जो आपने, जम्मू कश्मीर राज्य को जो आपने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया था, वो आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल कर किया था। इसी तरह से मध्य प्रदेश को तोड़कर जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बनाए गए, वो आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल कर बनाए गए थे। आपका उत्तर प्रदेश में से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बनाया गया, तो वो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इसी तरह से आपका जो बिहार था, बिहार से बिहार और झारखंड बनाया गया, तो वो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर बनाया गया। मगर इसकी जगह जो गोवा आपने अपने देश में शामिल किया, सिक्किम जो आपने अपने देश में शामिल किया, जो आपने पुडुचेरी या जिसको पहले पौंडीचेरी कहते थे उसको अपने देश में शामिल किया, दमन एंड दीव को जो आपने अपने देश में शामिल किया, वो आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल कर बनाया गया था। तो पहले वो टेरिटरी जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, जो ऑफिशियली भारतवर्ष की जो ऑफिशियल टेरिटरी है उसका हिस्सा नहीं है, अगर उसको आप इंडिया का पार्ट बना रहे हो, अगर उसको आप इंडियन टेरिटरी का हिस्सा बना रहे हो, इंडियन यूनियन का पार्ट बना रहे हो, तो वो करने का पावर किसके पास में है? भारत की पार्लियामेंट के पास में है। कौन से आर्टिकल के साथ की मदद से है? आर्टिकल 3 की मदद से। मगर अगर पहले से एग्जिस्टिंग इंडियन यूनियन में आप कोई बदलाव करते हो, किसी स्टेट को तोड़ के आपने 2 स्टेट बना दिए, 2 को जोड़ के एक नया स्टेट बना दिया, किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, किसी यूनियन टेरिटरी को एक स्टेट बना दिया, ये सब करने की पावर भी भारत की पार्लियामेंट के पास में है, संसद के पास में है, मगर वो सारा काम करने की पावर आर्टिकल 3 से आती है। इसको याद रखना है। आर्टिकल 2 से आप एक्सटर्नली पहले से जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको शामिल कर रहे हो, आर्टिकल 3 की मदद से आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो इंटरनल एडजस्टमेंट। चलें, तो इसी के साथ में जो है आज का जो अपना सेशन है, इसका जो टॉपिक है यूनियन ऑफ स्टेट्स वगैरह, ये खत्म होता है। एक बार हम लोग अब जल्दी से रिमाइंड करके ये देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी हैं। ठीक है जी, इसमें हम लोगों ने शुरुआत करी, हमारा टॉपिक क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी था। इसमें हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स का थीम या टॉपिक हमने पढ़ा है। हमने ये देखा कि आर्टिकल 1 में 2 बातें हैं। पहला तो इंडिया दैट इज भारत लिखा है, और उसको फेडरेशन ऑफ स्टेट ना बोल के, जबकि वो फेडरेशन का सिस्टम है पूरा का पूरा, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, वो सारी की सारी बातें हम लोगों ने देखकर खत्म करी है इसमें। इसके बाद में फिर हम लोगों ने ये पूरा देख लिया कि यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बोला जाता है। फिर हमें यहाँ पे ये भी पता चला कि आपका कोई भी राज्य जो है वो छोड़ छाड़ के भाग नहीं सकता हिंदुस्तान, और जैसे यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीमेंट के नतीजे में निकल कर आया था, इंडिया या हिंदुस्तान या भारत एग्रीमेंट के नतीजे में निकल कर नहीं आया। फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है, उसमें आर्टिकल 1 में वो भी डिफाइन किया गया है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 तरीके की टेरिटरी आती है, जो राज्यों के पास है, जो यूटी के पास है, और कल को जाके अगर हम लोगों ने और कहीं से एक्वायर कर ली वो सारा का सारा इलाका। इसके बाद में हम लोगों ने ये देखा कि आपका आज जो आपका शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आज की तारीख में जितने भी स्टेट्स और यूटीज हैं उनके नाम, ऑफिशियल और टेरिटोरियल एक्सटेंट वगैरह जो भी है वो सब लिखा हुआ है। इसके बाद में फिर हम लोगों ने स्पेशल प्रोविजंस वगैरह किन किन के पास में है, 5th और 6th शेड्यूल में क्या क्या है, वो सारी बातचीत कर खत्म करी। ये देखा कि आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया जो टर्म है और जो यूनियन ऑफ इंडिया टर्म है वो भले देखने में सेम लगे मगर दोनों में डिफरेंस है। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है उसका कोनोटेशन ज्यादा बड़ा है, ज्यादा वाइडर है यूनियन ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में। उसके बाद में फिर हम लोगों ने आर्टिकल 2 में ये देखा कि भाई उसके बाद हमने ये देखा कि आपका जो जमीन वगैरह है, अगर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करना चाहती है तो उसके कितने तरीके होते हैं एंड कितनी जमीन जो है हिंदुस्तान का बनने के बाद में हमने एक्वायर करी है। दादरा नागर हवेली को अपने में मिलाया है, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ये सबको जो है संविधान लागू होने के बाद हमने अपने देश
का हिस्सा बनाया है। अब एक्विजिशन वगैरह कैसे किया जाता है, अगर आपको जमीन अपने देश में मिलानी है तो कैसे की जाएगी, उसके लिए आर्टिकल 2 ने हमारी भारत की संसद को पावर दिया है कि पहले से एग्जिस्टिंग कोई राज्य हो या फिर कोई नया राज्य बनाकर आप मिलाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, जो इंडिया का पार्ट नहीं है। और उसके बाद में हमने लास्ट में ये देखा कि आर्टिकल 3 जो है वो भारत के की संसद को पावर देता है कि पहले से एग्जिस्टिंग टेरिटरी में अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, उसकी भी आपको पूरी पूरी आजादी है, मगर उसके लिए आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आर्टिकल 2 की मदद से नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 2 से एक्सटर्नली जो आपकी टेरिटरी नहीं थी उसको अपना बनाना, और आर्टिकल 3 की मदद से जो आपकी टेरिटरी है उसमें इंटरनल एडजस्टमेंट वगैरह आप कर सकते हो। उतनी बातचीत जो है हम लोगों ने आज के सेशन में कर खत्म करी है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में का जो टर्म है इसका पूरा मतलब समझा, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर खत्म करी है। अब जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा उसमें हम लोग आर्टिकल 3 के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि पार्लियामेंट के पास में जो हमारे स्टेट्स वगैरह हैं उनके रीऑर्गेनाइजेशन की जो पावर है वो कैसे है, क्या प्रोसीजर वगैरह है जिससे नए नए राज्य बनाए जाते हैं और वगैरह वगैरह बाकी सारी चीज़ें, ये आर्टिकल 3 के अंदर में जो भी पावर्स वगैरह हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, मगर वो सारी की सारी बातें अगले सत्र के लिए, अगले सेशन के लिए। आज का जो सेशन है उसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने आपके सेशन की शुरुआत में ही कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। आपसे ना कभी किसी कोर्स को खरीदने के लिए बोला जाता है, ना ये बोला जाता है कि आपको ये कोर्स सिर्फ इतने में मिल सकता है और इसमें फिर आप ये कूपन लगा दें तो फिर ये और आपको कम दामों में मिल जाएगा। आपसे इस तरीके की बातें नहीं की जाती। आपसे ये बोला जाता है कि आप पूरा का पूरा कोर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सक्लूसिवली एक्सेस कर सकते हैं। अब ये कोर्स एक्सेस करने के आपके पास में 3 तरीके हैं। इसको आप 3 तरह से जो है एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप इसको यूट्यूब, आपका जो मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते हैं, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर देख सकते हैं, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर जो है आप उसे डाउनलोड कर एक्सेस कर सकते हैं। अब इस पर जब आप जाएंगे तो सिर्फ आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ही कंटेंट आपको एक्सेस करने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, सीबीएसई, इंग्लिश, हिंदी मीडियम, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, वो सारा कंटेंट भी यहाँ पे कवर किया गया है। इसके अलावा अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, नीट या किसी भी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका भी कंटेंट यहाँ पर आपको दिया गया, और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हैं हमारे आरआरबी, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, इन सब का भी कंटेंट वगैरह आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिलता है। तो जितना हो सके आप इसका उतना फायदा उठाएं। सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक पैसा भी जो है इसके लिए नहीं देना। जितनी बार चाहें उतनी बार इन वीडियोस को देखें, जितनी बार चाहें उतनी बार एक्सेस कर रहे हैं, जब तक चाहें तब तक पढ़ें, और जितना चाहें उतना आप इसको पढ़ सकते हैं। ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, ज्ञान से बड़ा कोई सशक्तिकरण नहीं होता, कोई एम्पावरमेंट नहीं होता। तो उसका जितना हो सके उतना फायदा उठाएं, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, अपनी प्रिपरेशन को एक एज दें, सफलता हासिल करें, तरक्की और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।